चलो कोई। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक चल रहा था परागण। परागण परागण देखिए, मैंने कल आपको परागण के बारे में इसकी परिभाषा लिखा दी थी, पॉलिनेशन किसे कहते हैं। और आज मैंने इसके कल आपको टाइप भी बताए थे कि परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। और स्वपरागण होता है वो एक ही पुष्प के अंदर होता है, एक ही फूल के अंदर, उसी फूल का उसी की वृत्ति का अगर पुकेसर का गिनना। परपरागण दो प्रकार का होता है, सजातीय परागण एक हो गया आपका परनिषेचन। तो सजातीय में कहता है एक ही पुष्प के दो पुष्पों के मध्य होता है, मतलब यानी एक ही पादप है, उनके आपस में दोनों का मध्य में होगा। एक पेड़ है मान लो और उस पेड़ में दो फूल है, तो इधर उसका परागण उस पर आ जाएगा। और परनिषेचन में कहता है समान प्रजाति के, मतलब जैसे सरसों का खेत है तो समान प्रजाति होगी ना, सरसों पूरे खेत में सरसों है, तो उसमें दो भिन्न भिन्न पादपों के पुष्पों के मध्य में परपरागण होता है। तो ये इसका ये हो गया आपका। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन की। बैठो बैठो। अब यहाँ पे परिभाषा लिखिए, स्वपरागण की परिभाषा। अपन एक एक चीज को वापस से क्लियर कर लेते हैं। स्वपरागण स्वपरागण देखिए बेटा, जब परागण एक ही पुष्प पे परागण एक ही पुष्प पे, देखो बेटा लिखो, जब परागण एक ही पुष्प के परागकोश है, नहीं, इनकी डेफिनेशन नहीं लिखाई थी अपन ने। लिखिए बेटा, जब परागण एक ही पुष्प के परागकोश से उसके ही वृत्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इसे स्वपरागण कहते हैं। तो इसे स्वपरागण कहते हैं बेटा। मतलब पुष्प एक ही पुष्प है, उसी की वृत्ति का और उसी के पुकेसर उसके वहां पर गिर जाए, उसको स्वपरागण कहें। समझ गए? चलो नोट करिए इसको। इसे ऑटोगैमी के नाम से जानते बेटा। इसे किस नाम से और जानेंगे हम? इसे ऑटोगैमी भी कहते हैं इसको। ऑटोगैमी भी कहते हैं बेटा। अब आपस में बात नहीं। अब बात करेंगे बेटा नंबर 2 पे, परपरागण। परपरागण की बात करेंगे। देखिए, परपरागण या इसको बोलेंगे हम, देखिए क्या बोलेंगे इसको, एलोगेमी। क्या कहेंगे बेटा इसको हम? एलोगेमी। देखो एग्जाम में आपसे ऑटोगेमी एलोगेमी के बारे में पूछ सकते हैं, इन दोनों की तुलना भी पूछ सकते हैं आपसे। अंतर बताइए दोनों में। निम्न में एलोगेमी कहते हैं, नीचे आ जाएगा 3-4 ऑप्शन आ जाएंगे, परागण, स्वपरागण, युग्मन, फलाना, निषेचन, स्वनिषेचन। तो ये आपको ऑप्शन पता होना चाहिए कि परपरागण को ही हम एलोगेमी कहते हैं इसको। इसमें लिखो बेटा,
जब परागण उसी जाति के जब परागण उसी जाति के उसी जाति के उसी जाति के दूसरे पुष्प से उसी जाति के दूसरे पुष्प से दूसरे पुष्प पुष्प की लिखो यहाँ पे बेटा, सॉरी, पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इसे पर परागण कहते हैं। यानी एक जाति को होनी चाहिए, दो पुष्प है, ए पुष्प का बी पुष्प की वर्तिकाग्र पर फू के सर जाके गिरेगा, तो इसको बोलेंगे हम पर परागण। कोई दिक्कत है? समझने में कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में बेटा। अपन बात करेंगे विषम वर्तिका तत्व। अब मैं इसको इतना सारा जो लिखा हुआ है ना हमारा, ये बिल्कुल एक लेख की तरह, किताब के अंदर बहुत सारा लेख लिख रखा है, उसको मैं शॉर्ट में आपको मैं कैसे बताऊंगा, इसको डेफिनेशंस के अंदर इसको एक्सप्लेनेशन करेंगे अपन, जिससे कि हमें पढ़ने में और समझने में आसान है। अगली टर्म डालिए बेटा इसके नीचे, विषम वर्तिका तत्व। विषम लिखिए बेटा, विषम वर्तिका वर्तिकात्व तय वर्तिकात्व, ठीक है। हेट्रो स्टाइल बोलेंगे इसको हम, हेट्रो स्टाइल। हेट्रो स्टाइल समझिए इसको क्या है ये, देखिए लिखो आगे, कुछ पौधों में, नोट करिए बेटा, कुछ पौधों में भिन्न भिन्न पुष्पों के, कुछ पौधों के भिन्न भिन्न पुष्पों के, नोट करिए बेटा, कुछ पौधों के भिन्न भिन्न पुष्पों के पुंकेसरों के पुतंतु तथा वर्तिकाग्र की लंबाई में अंतर होता है। तथा वर्तिकाग्र की लंबाई में अंतर होता है। गिट लगाओ। नोट करिए आपने, देख लिया? आगे लिखिए इसी, कुछ पौधों के पुंकेसर लंबे होते हैं, दोबारा बोलूं, कुछ पौधों के भिन्न भिन्न पुंकेसरों के पोतंतु तथा वर्तिकाग्र की लंबाई में अंतर होता है। पुंकेसरों के पुतंतु तथा वर्तिकाग्र में की लंबाई में अंतर होता है बेटा। मतलब यानी कोई की वर्तिका छोटी है और किसी का पुंकेसर बड़ा है, या कोई पुंकेसर छोटा है या वर्तिका लंबी है। समझ में आ गई इतनी सी बात? आगे बढ़िए इसको, कुछ पौधों में लंबे पुंकेसर, कुछ पौधों में लंबे पुंकेसर, कुछ पौधों में
लंबे पुंकेसर तथा छोटी वृत्तिका तथा छोटी वृत्तिका तथा छोटी वृत्तिका, ठीक है, छोटी वृत्तिका तथा कुछ पौधों में लंबी वृत्तिका, वापस इसको रिवाइज करिए कॉमा लगा के, तथा कुछ पौधों में पौधों में लंबी वर्तिका व पुंकेसर पुतंतु छोटे, वे उल्टा हो गया ना, होते हैं, छोटे होते हैं। इस कारण से इनमें पर परागण संभव होता है। इस कारण से इनमें पर परागण संभव होता है। क्या होता है बेटा? पर परागण संभव होता है इसके अंदर, ठीक है। आगे बढ़िए। जैसे कि कौन कौन से पौधों में होता है ऐसा, अपन उदाहरण की बात करें तो उदाहरण देखते हैं बेटा। जैसे कि नाम लिखिए, प्रिमरोज, नाम सुना आपने? प्रिमरोज का नाम नहीं सुना आपने? मेंडल का आनुवंशिक वो सिद्धांत नहीं पढ़ा, जिसके अंदर वो गुलाबी रंग के पुष्प प्राप्त होते हैं, सफेद की लाल रंग के पुष्पों के संकरण कराते हैं, तो प्रिमरोज नहीं पढ़ा? तो क्यों नहीं पढ़े थे? प्रिमरोज एग्जाम्पल देखिए बेटा, प्रिमरोज का पौधा, ठीक है, इसके अंदर होता है ये परमूला के पुष्प, देखो परिमूला के पुष्प, इसमें भी इस तरह का देखने को मिलता है बेटा। अलसी, अलसी नाम सुना आपने? अलसी के पुष्प, इसमें भी आपको ऐसा देखने को मिलता है। सर नेट नहीं है आज, नेट नहीं है, नहीं पॉसिबल नहीं है। ठीक है बेटा, ये इसमें हो गया, अलसी हो गया, एग्जाम्पल काफी हो गए, ठीक। अब बात करते हैं अपन, यहाँ लिखिए नोट, नोट में लिखिए बेटा, एक नोट के अंदर, नोट में लिखिए बेटा, प्रिमरोज में देखो बेटा, प्रिमरोज में इस घटना का एक सामान्य, इस घटना का एक सामान्य उदाहरण है, उदाहरण है। इसमें दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। नोट करिए बेटा, इसमें दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं बेटा, पुष्प पाए जाते हैं। इसे द्विवर्तिकात्व बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे बेटा? इसको हम इसे द्विवर्तिकात्व कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपका यहाँ कंप्लीट होता है बेटा। ये
आगे लिखिए इसमें, और एग्जाम्पल लिखिए इसमें, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है, विस्तार से इसको समझने के लिए हमें कई सारी चीज़ें क्लियर करनी पड़ेगी। आगे लिखिए, कुछ पौधे जैसे, आगे अगली लाइन से लिखो बेटा लगा के, कुछ पौधे जैसे, नोट करो बेटा, जैसे लेथरम, ये लिथियम, लिथियम, कॉमा ऑलिक्स, और लिखो, हैं क्या वो बेटा, लिखो ऑलिक्स, त्रिक वर्तिकार होते हैं, त्रिक होते हैं ये, इनमें 3 वर्तिकाएं पाई जाती है इनके अंदर, इन दोनों पौधों के अंदर। लिखो, इनमें वर्तिका की लंबाई तथा पुंकेसर की लंबाई के आधार पर, नोट करिए बेटा इसमें, इनमें वर्तिकाग्र की लंबाई तथा पुंकेसर की लंबाई के आधार पर, लंबाई के आधार पर 3 प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं इनमें? 3 प्रकार के, आधार पर 3 प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, पुष्प पाए जाते हैं बेटा, ठीक है। एक प्रकार के पुष्प के, आगे लिखो इसी में, एक प्रकार के पुष्प के, एरो लगा के लिखना बेटा, एक प्रकार के पुष्प के परागण अन्य 2 पुष्प के वर्तिकाग्र को परागित कर सकते हैं। एक प्रकार के पुष्प के परागण अन्य 2 पुष्प के वर्तिकाग्र को परागित कर सकते हैं, परंतु स्वयं को नहीं, परंतु स्वयं को नहीं। परागित कर सकते हैं परंतु स्वयं को नहीं, इस तरह की इनकी व्यवस्था होती है। नहीं समझे आप? जैसे इसमें समझिए आप, समझिए, बिल्कुल ध्यान समझना इसको। समझने की जरूरत है, यहाँ पे अपन को रटना नहीं है। ये कुछ स्थिति समझ में आ रही है आपके? क्या है ये? कुछ आ रहा नहीं आ रहा समझ में? एक पुष्प का आखिर चित्र है ये, बिल्कुल मैं समझा रहा हूं आपको। ये इसकी
वर्तिकाग्र है, ये इसके क्या है बेटा, पुंकेसर। अब इसकी अपन तीन अवस्थाएं देखेंगे सेम इसी लेवल में। एक दूसरा डायग्राम बनेगा हमारे यहाँ पे, दूसरा हो गया, ये आपका ए हो गया, ये आपका वी हो गया बेटा, और एक और पोजीशन इसमें सेम ऐसे कैसे सी पोजीशन है। इसमें वर्तिका बिल्कुल छोटी है इसके अंदर, ठीक है। ये आपका सी पोजिशन है। अब समझते हैं इसको, जो हमने लिखा ना अभी ऊपर, कुछ बात फॉर्म में लिखते हैं ऑक्सीजन में त्रिक वर्तिकाग्र होती है, तो इनमें कुछ वर्तिका की लंबाई और पुष्प की लंबाई के आधार पर तीन प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। इस प्रकार के पुष्पों में परागकण, एक प्रकार के पुष्पों में परागकण और अन्य दो पुष्पों के वर्तिका के परागणों को परागित कर सकते हैं आपस में। मतलब तो आपस में कैसे करेंगे वो देखिए। देखिए ये वाले जो पुंकेसर है आपके, ये पुंकेसर ध्यान से देखिए, ये पुंकेसर इस वर्तिकाग्र को भी परागित कर सकते हैं, यानी यहां पर लिख लीजिए आप, ए कर सकता है सी को, वर्तिकाग्र को, ठीक है। बी के पुंकेसर भी सी की वर्तिकाग्र को परागित कर सकते हैं, ठीक है। एक राउंड तो ये हो गया। दूसरा, अब दूसरे की बात करते हैं अपन। ए के पुंकेसर बी वर्तिकाग्र को परागित कर सकते हैं और सी के पुंकेसर भी बी वर्तिकाग्र को परागित कर सकते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, ए यानी एक के बराबर बी, और इधर से वापस से सी के भी, इसको और ये इसको, दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं। यहाँ पे थर्ड पोजीशन में देखिए, एक ही वर्तिकाग्र को बी का पुंकेसर परागित कर सकता है, नहीं कर सकता, और सी का पुंकेसर भी ए वर्तिका को कर सकता है परागित। तो यहां आ जाएगा आपका थर्ड पोजीशन में, एक ही वर्तिकाग्र को बी और सी दोनों ही परागित कर सकते हैं। तो ये आपकी लंबाई के आधार पर, किसके आधार पर, ये पुंकेसर और वर्तिका की लंबाई के आधार पर इसको तीन प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। इसका डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए, जल्दी से बनाइए बेटा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बनाइए। कर लो बेटा, बताओ, बनाइए बेटा। स्नेहा बनाओ बेटा।
इसमें एक डेफिनेशन है स्वयंबद्धता, उसको लिख लेंगे पहले, हैं? स्वयंबद्धता को समझ लीजिए। स्वयंबद्धता, एक मिनट बेटा। देखिए स्वयंबद्धता समझिए, आप अपने ऑनलाइन देख के बना लेना घर से। स्वयंबद्धता तो समझिए, स्वयंबद्धता होती क्या है? स्वयंबद्धता, स्वयंबद्धता समझिए, नोट करिए इसको पहले तो सेल्फ स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी, सेल्फ स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी, सेल्फ स्टेरिलिटी, इसको नोट करिए डेफिनेशन को, एग्जाम के लिए बहुत अच्छी है। कुछ पौधों में, देखो बेटा, कुछ पौधों में, नोट करिए, कुछ पौधों में एक पुष्प के परागण, एक पुष्प के परागण, परागण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र, उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचने पर भी अंकुरित नहीं होते हैं। वर्तिकाग्र पर पहुंचने पर भी अंकुरित नहीं होते हैं बेटा। मतलब वो उसी पुष्प की वर्तिका पर पहुंच तो गए, पर वो अंकुरित नहीं हो रहे। वो इस दशा को स्वयंबद्धता कहते हैं बेटा। सेल्फ स्टेरिलिटी कहते हैं इसको बेटा। यह है एक पैतृक गुण है। कैसा गुण है बेटा ये? यह है एक पैतृक गुण है, पैतृक गुण है जो जीन्स द्वारा नियंत्रित होता है, जो जीन्स द्वारा नियंत्रित होता है बेटा, नियंत्रित होता है। जीनों के द्वारा क्या होता है? ये कंट्रोल होता है, ये वाला गुण। उदाहरण देखिए इसका, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल की बात करें इसमें, जैसे पिटूनिया, ये प्लांट का नाम है बेटा। दूसरा है एग्जाम्पल इसमें मालव। नेक्स्ट है इसमें चाय, तथा ऑर्किड्स होते हैं ना आपके, ऑर्किड्स में स्वयंबद्धता पाई जाती है, और अंगूर और सेब में भी पाई जाती है। अंगूर व सेब में, इन सभी के अंदर स्वयंबद्धता पाई जाती है बेटा। इसी के साथ में आज की क्लास को हम कंप्लीट करते हैं बेटा। हो गई टाइम है भी।
बनाओ उसको, बिल्कुल बनाते हैं बेटा। बना दो बेटा, बनाइए। बनाइए बेटा, इसको बनाइए। हट गया, सब सुनाई देता है। थोड़ा फास्ट करें बेटा। खा जाऊं स्टेज छोड़ के। हो गया, वेरी गुड। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट चीज देखते हैं बेटा। स्व अनिश्चितता, स्व अनिश्चितता, सेल्फ इनकम्पेलेबिलिटी बोलते हैं इसको हम। स्व अनिश्चितता का मतलब समझिए पहले क्या होता है। देखिए, पादप अपने स्वयं के प्राकणों को ग्रहण नहीं करता, मतलब खुद के ही जो प्राकण होता है ना उसको ग्रहण नहीं करता खुद पादप। पुष्प होता है ना जो, खुद के प्राकणों को, जैसे मान लो ये इसके खुद के ही प्राकण है इसके, और इन प्राकणों को ये वृत्तिका ग्रहण नहीं करती इस कंडीशन में। किसमें? स्व अनिश्चितता के अंदर। अर्थात उसी पुष्प या उसी पादप के अन्य पुष्पों के प्राकणों या आनुवांशिक स्व प्राकणों को रोकना ही स्व अनिश्चितता कहलाता है। मतलब यानी ये पुष्प एक पौधा है, मान लो इस पुष्प है, तो इसके ही प्राकण इसकी वृत्तिका को इसकी वृत्तिका इसको ग्रहण नहीं करती है। मतलब इसके पुकेसर को, ये प्राकणों को इसकी वृत्तिका ग्रहण नहीं करेगी। पौधे के द्वारा या पुष्प के द्वारा आनुवांशिक रूप से प्राकणों को ग्रहण नहीं करना या इनको रोकना ही स्व अनिश्चितता कहलाता है बेटा। यानी खुद की अपनी इच्छा से या आनुवांशिक कारणों से इसने पुकेसरों को ग्रहण नहीं किया। जो रोकने की जो प्रक्रिया है ना वो स्व अनिश्चितता कहलाती है। तो उसको एक बार लैंग्वेज में लिख लेते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, टॉपिक डालिए।
देखिए नोट करिए बेटा, स अनिश्चितता, निश्चितता नोट कर लीजिए, स्व अनिश्चितता। 2 लाइन की परिभाषा इसको समझने के लिए लिखिए, पादप अपने स्वयं के परागकणों को ग्रहण नहीं करता है। ये लिखो, पादप अपने स्वयं के परागकणों को ग्रहण नहीं करता है। ग्रहण नहीं करता है, अर्थात उसी पुष्प, यह लिखिए, अर्थात उसी पुष्प या उसी पुष्प के, उसी पादप के अन्य पुष्पों के द्वारा, या उसी पादप के अन्य पुष्पों के द्वारा परागकण, ये लिखिए, हाँ, परागकण, अर्थार्थ लिखिए, कोष्टक में लिखिए, अर्थार्थ, कोष्टक लगाइए, आनुवांशिक से परागण को रोकना, आनुवांशिक से परागण को रोकना, स्व अनिश्चितता कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? ये स्व अनिश्चितता कहलाता है। भाई अगर उसी पुष्प की वृत्ति का अगर उसी के पुष्प के सर गिर रहे तो उसको बोलेंगे स्व परागण। तो यहाँ पे उसको अर्थार्थ लगा के लिखा ना अपन ने, आनुवांशिक स्व परागण को रोकना ही स्व अनिश्चितता कहलाता है। यानी वो खुद के पुष्प के द्वारा उसकी वृत्ति का अगर को निषेध, उसी पुष्प को वो निषेधित नहीं कर सकता। मतलब इसका मतलब ये है, सिंपल सा। इसमें लिखिए एक और नोट डाल के यहाँ पे नीचे, इस घटना को जीन एस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस घटना को जीन एस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मतलब इस घटना को कौन जीन उत्तरदायी इसके लिए बेटा? जीन एस इसके लिए उत्तरदायी होता है इसके लिए। ठीक है बेटा, थैंक यू ऑल ऑफ यू।